हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के गणित के जो बहुविकल्पीय 20% आपके सामने आएंगे उनका हल कराते हैं। इस वीडियो में हमने आपको 20% कराए हैं, 20% पहली वीडियो में कराए हैं और 20% आपको तीसरी वीडियो में कराएंगे। तो लगभग आपको 60% कराए हैं। मैं इन 60% की तैयारी अच्छी तरीके से कर ली। तो फ्रेंड्स, आप 20 नंबर अपने पक्के समझिए। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम आपको ये 20% कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बोर्ड परीक्षा के 10th क्लास की सभी वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। सभी पर्सन 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के और आपके जो 6 नंबर के पर्सन आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में कमज़ोर हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए, ये आपका प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 जो पहले 20% है, मैंने आपको पहले ही बताया है। उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो देख लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा की वीडियो सभी इसमें डाली गई हैं। तो देखिए, जैसे कि ये 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में आपने करना क्या है, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास आते हैं उनके आंसर आपके सामने हैं। ठीक है, आंसर आपके सामने है 45, 2 - 2 1/2। तो इनमें से क्या आंसर आएगा, किस प्रकार आप इसको कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आपने देखना है कि अब ये जो 45 है, 2 है, -2 है, 1/2। अब इनमें से एक प्रश्न उत्तर आपका सही है। इनमें से एक उत्तर आपका सही है। तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए, अगर मैं इसको आपको हल करके दिखा रहा हूँ तो टाइम लगेगा। जब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगी, इस प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए, आपको जब उसकी शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप उसको आसानी से कर देंगे। ठीक है, ध्यान से। एक इस तरीके के सवाल में आपको सारणी याद होनी चाहिए। देखिए, जैसे ये 2 है, अब ये tan² 45 है। tan 45 का मान आपको पता है कि 1 होता है। अब tan की पावर चाहे कितनी भी हो, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, कितनी भी हो, आपने स्क्वायर मतलब पावर से आपको कोई मतलब नहीं रखना। आपने tan 45 का मान 1 है तो आपने इसकी गुणा में 1 कर देना है। ठीक है, प्लस, अभी समझा रहा हूँ मैं, वरना फिर तो आप एकदम अपनी मतलब बहुत जल्दी से इसको कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि cos² 30 - sin² 60। यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है और बीच में इनके माइनस है। तो जो इनकी डिग्री दी होगी, ये क्या होते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको देख रखेगा। इसमें आपने सिर्फ याद रखना है कि जो इनका योग है ना, इनका इधर देखिए 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, जो इनका योग है ना वो 90 डिग्री आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी आ जाए। जैसे 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, इनका योग क्या है, 90 डिग्री। तो आपने अब 31 डिग्री का मान थोड़ा ही आपके याद है, लेकिन आपने सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि इनका योग 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ कोस होना चाहिए, यहाँ साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ tan है तो यहाँ कोट होना चाहिए, अगर यहाँ कोसेक है तो यहाँ सेक होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये रफ कार्य करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, cos² 30 - sin² 60। अगर आपको याद है कि cos 30 का मान √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपने इसका स्क्वायर कर दिया। और sin 60 का मान भी यही होता है, √3/2। अगर मान याद है, और नहीं याद है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर इनका योग 90 डिग्री आ गया और यहाँ कोस और साइन है और बीच में माइनस है, चाहे यहाँ साइन हो चाहे यहाँ कोस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में माइनस होना चाहिए और इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आपने सिर्फ 0 रख देनी है। लेकिन इसका हल देखिए, अब √3 का वर्ग। अब देखिए, एक छोटी सी बात, आगे हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये चीज़ और ये चीज़ आपको सेम दिख रही है, एक जैसी। आप इसको 1 मान लीजिए और इसको भी 1 मान लीजिए। मतलब
जब एक में से हम एक घटाते हैं तो क्या आता है 0। तो इसमें से √3/2 के होल स्क्वायर में से √3/2 का होल स्क्वायर जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0। समझ में आया। तो इसी प्रकार आपने समझना है कि 2 गुना 1 प्लस 0। अब 2 एकम 2, 2 को हम 0 में जोड़ देते हैं तो 2 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी में भी जुड़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें आप देखिए 2 कहाँ पे है, ये रहा, तो 2 आपका आंसर सही है। समझ में आया। तो यही ट्रिक आपने आजमानी है, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर आपके पास है 22वां। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं मैंने, तो आपको 4 पार्ट्स दिखाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। फर्स्ट में क्या है, आपको दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपल है, आप इसमें मान रख दीजिए। क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए। और अगर शॉर्ट ट्रिक है तो आपको याद रखना है कि tan के पदों में ये sin 2a का फॉर्मूला है। tan के पदों में sin 2a का फॉर्मूला है। अब a के स्थान पर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। a के स्थान पर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 2 गुना a है, a के स्थान पर 30 डिग्री रख देंगे तो आपके पास आंसर आएगा sin 60। अब इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, अगर sin 60 है कहीं तो आंसर लगा दीजिए। तो शुरू में ही sin 60 आपको दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको याद करना है कि ये sin 2a का फॉर्मूला है tan के पदों में, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। समझ में आया। चलिए, अब आपके पास आता है सेकंड। 21वें सवाल में आपको बताया कि tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ 1 माइनस ये भी 1 हो जाएगा, चाहे इस घात से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, पावर से, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब नीचे कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये सेम है तो सेम यहाँ लिखा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 में से 1 गया 0, नीचे कुछ भी हो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 ही आता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कहीं आंसर 0 होगा तो आप इसका आंसर, इसमें कहीं 0 आंसर होगा तो 0 लगा दीजिए, ये रहा। समझ में आया। चलिए अब थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में बोल रहा है आपके पास कि sin 2a, थर्ड में यदि sin 2a बराबर आपको दिया हुआ है 2 sin a। ठीक है, तो हमें इसका a का मान निकालना है। हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो देखिए आपको sin 2a का मान दिया हुआ है, sin 2a बराबर 2 sin a। इसको हल करने के लिए आपने sin 2a का फॉर्मूला याद होगा, आपके sin 2a का फॉर्मूला याद होगा 2 sin a cos a। ठीक है, sin 2a। लेकिन हमें तो ट्रिक याद करनी है, ट्रिक। अब देखिए आंसर देख लीजिए आप। इसमें आंसर में हमारे पास आंसर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, a का मान। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमें आसान तरीके से इसको करना है तो हम इसमें 0 रख के देख लेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें a के स्थान पर 0 रख लेंगे। तो देखिए वहाँ पे हल तो करके नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल करके नहीं दिखाने, बस आपने क्या करना है, इसमें 0 रख के देख लीजिए। a के स्थान पर 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 की गुना आप जब 0 में करेंगे तो 0 डिग्री आएगा, और यहाँ पे भी sin 0 डिग्री। अब sin 0 का मान क्या होता है 0, 2 इंटू साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 2 की गुना जब 0 में करेंगे 0। जब आपका मान 0 मतलब a का मान 0 रखने से ही आप ये चीज़ सिद्ध कर दिया आपने कि ये बराबर है, तो आगे आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर 0 आ चुका है। ठीक है, अभी आपके पास है, ठीक है, अब आपके पास है प्रश्न नंबर 4। अब आपके पास है इसका पार्ट 4। ये बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब अगर यहाँ प्लस है तो sin 2a का फॉर्मूला है, tan के पदों में sin 2a का फॉर्मूला है। अगर यहाँ माइनस है तो ये tan 2a का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan 2a का। अब tan 2a का फॉर्मूला अगर ये है तो वही tan 2a गुना
30, एक ही जगह 30 रख देंगे हम, तो ये tan 60। अब इसमें देखिए कहीं पे भी आपके पास tan 60 दिया होगा, तो ये tan 60 आपका आंसर है। चलो मैं आपको इसको हल भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे आपने कुछ बच्चों ने किया भी होगा ये, तो इसका आंसर tan 60 का ही आता है। अब tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए, tan 30 का और tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आपको मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। तो tan 30 का और tan 60 का आपको मान याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको हल करते हैं। देखिए 2 इंटू tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 की गुना 1 में हो जाएगी, 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। अब आप इसको हल करेंगे तो ये 2/√3 जो का तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, ठीक है। 1 में से हमने 1/3 को घटाया तो 2/3 आया, ठीक है। क्योंकि 1 में कितने हिस्से होंगे, अगर हम 3 से 3 हिस्से, लेकिन 3 में से 1 हिस्सा हमने उसको घटा दिया तो 2 हिस्से, 3 के 2 हिस्से ऊपर बच गए। अब आप इसमें देखिए बीच बीच को भी गुना होती है और ऊपर नीचे की गुना होती है, तो आप क्या करेंगे 3 दूनी 6 बटे 2√3। अब इसका √3 हटाने के लिए हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर देंगे, तो 6√3 बटे 2 गुना √3 की जब √3 में आप गुना करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। अब अगर आपको समझ आ रहा हो तो 2 3 6 और 6 से 6 कट गया, आपके पास बचा √3। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो √3 किसका मान हुआ tan 60 का, tan 60 का। और अगर ये कोट 30 का मान भी होता है, कितने का कोट 30 का। अगर आपके ऑप्शन में कोट 30 है tan 60 नहीं है, तो आप इसको कोट 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए tan 60 नहीं है तो आपको कोट 30 दे के रखेगा, कितना दे के रखेगा कोट 30, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आपके पास प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो मैं आपको शॉर्टकट समझाई है पहले लगभग 21वें प्रश्न में मैंने आपको जो समझाया है उसमें क्या है कोसेक 31 और सेक 59। आप ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोसेक के साथ सेक आ जाए और टेन के साथ कोट आ जाए और साइन के साथ कोस आ जाए और बीच में माइनस है और इनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए 31 और 59 90 होते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे चला गया 60 60 और 30 90, इसको तो आसान से जोड़ सकते हैं आप। अब अगर 31 और 59 90, अब इनका योग 90 डिग्री आ गया तो इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर 0। ये वाला अपने आप करना आपने, ये भी वही है, इसका भी आंसर 0 ही होगा क्योंकि ये कोस है और ये साइन है। ये 48 है, ये 42 है, और 48 से 42 90, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 ध्यान से देखना है आपने। प्रश्न नंबर 24 में बोलता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है, इसमें हमें आंसर पता होते हैं, ठीक है। तो टाइम तो बहुत कम लगना है। इसमें क्या है 1980। अब देखिए जो हमारे आंसर है उनमें 9 है और इसमें भी हमारे पास 9 है, तो इसका मतलब है कि 9, अगर टाइम बचाना है ना तो बस 9 पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी मैं आपको उसको हल करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें 9 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब 9 कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे बचा हमारे पास tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर सर्वसमीका आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर्वसमीका, अगर आपने सर्वसमीका पढ़ी है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, तो ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो इसको 1 बराबर 9 एकम 9 आपका आंसर, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चों को इस सर्वसमीका का नहीं पता है कि एक कैसे होता है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये रफ कार्य के लिए पेज इधर देखिए आपको दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, ये सिद्ध करके दिखाइए। तो जब भी आपको सर्वसमीका को या ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल आपसे
अटक जाए ना हो तो उसको सिंपल सा आपने साइन कोस में तोड़ देना है। कहें साइन कोस में, तो देखिए ये कोस का उल्टा है तो इसको लिख दीजिए आप 1/cos² माइनस ये साइन कोस के पदों में इसका आंसर, इसका मान होता है sin²a/cos²a। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इनका लेस है, सेम है cos²a, ठीक है। अब ये सेम है तो ऊपर के भी जू के तू उतर जाएंगे sin²a, ठीक है, समझ में आया। अब आपने करना क्या है, अगर एक सर्वसमीका आपको याद है कि ये मान किसका होता है 1 - sin² क्या होता है cos²a, और बटे में भी क्या है cos²a। आप यहाँ पे लिख देंगे चूंकि cos² बराबर 1 - sin², ठीक, 1 - sin² बराबर cos² होता है, cos² से cos² कटेगा, इसका मान 1, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे क्या दिखाया कि sec² माइनस tan² का मान 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर 9, और ये हल करने की जरूरत नहीं थी, तो आपके विकल्प में आंसर पहले ही दिया हुआ था। ये यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे भी 9 है, आंसर टिक लगा दीजिए आप। 25 में क्या बोल रहा है कि sec a + tan a × 1 - sin a किसके बराबर होगा। अभी जैसे मैंने इसमें बताया था 9 है, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रिक देखिए, यहाँ sec a है प्लस यहाँ sin a tan a है, यहाँ 1 - sin a है। अब आपने अभी सर्वसमीका पढ़ी थी 1 - sin², अगर यहाँ पे 1 - sin² होता तो cos² बन जाता। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, तो हमें सर्वसमीका बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये cos a, यहाँ पे cos a है, इसमें ये भी cos a है 1/cos a, यहाँ पे भी sin/cos a, इसमें भी cos a है, इसमें भी cos a है, इसमें भी cos a है, तो इसका आंसर cos a ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए sec a + tan a × 1 - sin a, जैसे अभी आपको सर्वसमीका हल करके दिखाई थी, इसको साइन कोस में तोड़ लीजिए, ये 1/cos a, ये sin a/cos a × 1 - sin a, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आया आपके पास cos a, ऊपर 1 + sin a जो का तू बचेगा, और ये इसकी गुना में है तो इसको भी जो का तू लिख दीजिए। अब 1 + sin a और 1 - sin a, a + b a - b, a² - b² का फॉर्मूला, तो a - sin² बटे आपके पास क्या आ जाएगा cos a। अब अगर 1 - sin², अभी आपने सर्वसमीका पढ़ी है ये 1 - sin² क्या होता है cos², तो इसका आंसर क्या आ जाएगा cos² बटे cos a। अब अगर किसी की घात 2 होती है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, cos a × cos a बटे cos a, एक cos a से एक cos a कटेगा, आपके पास आंसर क्या बचा एक cos a, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास cos a, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए प्रश्न नंबर 26, इसमें बोल रहा है आपको कि sin 25 और cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और इंटू sin 65 डिग्री, इसका आपको मान बताना है। क्या बताना है मान। अब उत्तर आपको 2 है, sin 60 है, 1 है, 0 है। अभी आपको ध्यान रखना है कि कुछ सवाल में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है, एक जैसा है, सेम है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो जो ये साइन है 25 और 60 65 को जोड़ दीजिए आप, 25 और 65 कितने होते हैं 90, तो ये जो शुरू वाला दिया हुआ है साइन, इसके साथ 90 लगा दीजिए। साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अब हम इसको करके दिखाते हैं कैसे 1 आएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी, अब आप इसको हल करके अगर 2 नंबर में आ जाए तो हल कैसे करके इसको दिखाएंगे। जो साइन, अब इसको 2 तरीके हैं, इसको आप 90 - 25 में तोड़ सकते हैं, 90 - 25। अब 90 - 25 क्या होता है cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ा, पहले वाले में, ठीक है, पहले चतुर्थांश में cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये sin 25 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आपके पास cos 25 हो जाएगा। तो sin² 25 और cos² 25 का मान 1 होता है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको उसी तरीके से मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। sin 25 डिग्री और इसको आप लिख दीजिए
कोस 90 माइनस 25 डिग्री। 65 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 25 गए 65, प्लस कोस 25 डिग्री, और इसको भी साइन को भी आप 90 माइनस 25 डिग्री में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब साइन 25 डिग्री, अब कोस 90 माइनस थीटा, अभी बताया मैंने आपको, साइन थीटा कोस 25 डिग्री, ये भी आपके पास कोस 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये 2 नंबर में आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है, साइन 25 और साइन 25 की जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसी तरीके से कोस स्क्वायर 25 आपके पास आ जाएगा। साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, आपने इसका आंसर 1 लिख देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, यह सर्वसनी का होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए पहले ही मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, बस आपने OMR शीट पर पर्सन नंबर जो भी आपके पास होगा ये, उसमें आपको बस क्या करना है, सी के ऊपर सर्कल करना है, ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको ऐसे सर्कल करना है, बस आंसर आपका। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 27 ये बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, एक डोरी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। आपको पता है कि जब डोरी खंभे के शिखर पे बंधी हुई है भूमि के किसी बिंदु से, तो वो ओनियन कोण 30 डिग्री का ओनियन कोण बना रही है। अब रस्सी तिरछी है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि एक चित्र बना लेना है सबसे पहले। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको मैं बताऊं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप चित्र से ध्यान दीजिएगा। आपने ये खंभा लगा दिया है, ठीक है, ये भी कोई खंभा है और ये भूमि है। इस भूमि के इस बिंदु से इसकी जो रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। और आपसे खंभे की हाइट पूछ रहा है। देखिए अगर आपको ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, वैसे तो अगर आपको ये 2 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए तो आपको इसको हल करके दिखाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको आंसर दिए हुए हैं 40 मीटर, ये ऑप्शन टाइप है क्वेश्चन, 40, 30, 20 और 10। अब आपको इसमें डायरेक्ट बताना है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हल करने में कम से कम 3-4 मिनट तो आपकी लग जाएगी। लेकिन हमें तो इसमें मुश्किल से आधे मिनट भी, ठीक है, मुश्किल से हमें इसमें कितनी 20 सेकंड या 30 सेकंड लगानी है। अब इसको कैसे समझेंगे आप, देखिए ये डायग्राम आपको सवाल को पढ़ते ही आपके मन में ये डायग्राम आ जाना चाहिए कि हमें रस्सी की लंबाई दी हुई है और खंभे की लंबाई पूछ रहा है। तो जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कर्ण है, ये लंब है। अगर आपको कर्ण दिया हो, लंब या आधार कोई भी पूछ ले, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कर्ण से छोटे होते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है, लंब और आधार उससे छोटे होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 20 मीटर से कम की दूरी कोई दी हुई है, खंभे की जो ऊंचाई 20 मीटर से कम दी हुई है, तो आपका आंसर वही है। देखिए यहाँ 40 मीटर है, यहाँ 30 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर, तो 10 मीटर आपका आंसर है। बस बिना हल करे आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 दूरियाँ आपको हाइट, जैसे कि एक 10 मीटर है और एक उससे भी छोटी दी हुई है, तो फिर आपको उसको हल करना है। और हल करने के लिए आपने करना क्या है, सिर्फ देखिए आपके पास कर्ण है, लंब है, लंब निकालना है आपको, कर्ण आपके पास है और थीटा भी आपके पास है। तो इसमें सिंपल सा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो आपने साइन 30 का मान रख देना है, तो आपने साइन 30 का मान रख देना है 1/2 और h/20। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, h की 2 में गुना हो जाएगी तो 2h बराबर 20 की 1 में गुना हो जाएगी 20। इस 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। और दूरी आपको मीटर में दी हुई है तो 10 मीटर आपका आंसर है, ठीक है। तो आपने अगर शॉर्टकट तरीका ट्रिक अपनानी है तो ट्रिक वही है, आपने देखना है कि 20 सेंटीमीटर एक लंबी डोरी की लंबाई दी हुई है, खंभा है, तो आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि इससे छोटी होगी, ठीक है। अगर ये कर्ण है
तो लंब उससे छोटा होगा। अगर आपके पास कोई छोटा ऑप्शन है तो बिना हल करें आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर आपके पास है 28। 28 में क्या बोल रहा है कि एक केव बिंदु से वर्त की स्पर्श रेखा, कोई केव बिंदु है उसकी वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा बिंदु केव से केंद्र ओ की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए एक वर्त है, कोई बाह्य बिंदु केव है, ठीक है, ये वर्त है, ये बाह्य बिंदु केव है, इसकी स्पर्श रेखा इस केव बिंदु से इसकी जो दूरी दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। वर्त के केंद्र ओ से इसकी जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब आपको वर्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है? वर्त की त्रिज्या। अब वर्त के केंद्र ओ से, अब इसको पी बिंदु मान लीजिए, स्पर्श बिंदु पी पर जो ये लंब डाला है, स्पर्श बिंदु पर लंब डाला है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी ये समकोण त्रिभुज बनी तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है आर। तो देखिए आपके पास कर्ण है, आधार है, तो लंब भी इससे छोटा आएगा, इनसे छोटा आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास कर्ण है और आधार है, ठीक है, लंब निकालना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रूट, और एक ट्रिक इसमें याद रखनी है आपने, अगर आपके पास कर्ण और आधार या कर्ण और लंब में एक का गैप है, एक का, तो उसको निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, इन कर्ण को और आधार को जोड़ दीजिए, बस। और कुछ नहीं करना आपने, ना वर्क करना किसी का, ना गुणा करनी, कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 25 और 24 कितने हुए? 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। ठीक है, अगर यहाँ 24 है, यहाँ 23 है, तब भी आपको यही काम करना है। कोई भी ऐसी संख्या आ जाए, कर्ण बड़ा होना चाहिए और उससे एक कम लंब हो या आधार हो, तो आपको सिर्फ यही काम करना है और इसका आंसर आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 7 सेंटीमीटर कहीं होगा, ये रहा, तो इसका आंसर ये है। समझ में आया ना? बस इसको आपको याद रखना है कि अगर कर्ण बड़ा है और एक कम है उसका आधार या उसका लंब, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब आप इसको तो चित्र में देख लीजिए। आप चित्र में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, देखिए ये चित्र है, इसमें कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, 110 डिग्री दिया हुआ है आपको, तो कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू किसके बराबर होगा? देखिए ये ओ बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब डला हुआ है, ठीक है, तो ये जो ओ पी है आपकी त्रिज्या है और ये पी टी एक स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का इसने बनाया, 90 डिग्री का इसने, तो दो कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये एक जो पी टी क्यू ओ है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब इनके दोनों कोणों का योग, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये 110 डिग्री है तो ये कितना हुआ? 180 में से 110 गए 70 डिग्री। अब आप इसमें देखिए कहीं 70 है तो ये रहा, ठीक है, 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री बचा। और अब क्वेश्चन है आपका 30, ठीक है, 30 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, कोण पर झुकी हुई है, मतलब AP और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये P बिंदु से केंद्र O पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 80 डिग्री पर। तो आपको कोण POA, कोण POA मतलब ये हाफ, ये वाला बताना बस आपको, ये वाला, ठीक है, इतना, ये वाला कोण x डिग्री वाला, इसको हमने x डिग्री मान लिया। तो ये भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें बस आपने क्या याद रखना है कि इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा? AOB, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दोनों 180 डिग्री के होंगे। 80 आपको इसने पहले दिया है, तो ये टोटल हो चुका है 100 का। अब इसने हाफ पूछा है आपसे, आधा POA, तो इसका हाफ हो जाएगा। आपसे कोण POA पूछा हुआ है, कोण POA हाफ है कोण AOB का। अब ये कोण कितना है आपके पास? 100 डिग्री, और ये 50, देखिए 50 डिग्री कहीं होगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में? चलिए अब आपके पास क्वेश्चन है 31 में बोल रहा है कि दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है उन बच्चों के लिए जिनको वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन देखिए दो वृत्त दिए हुए हैं, जिसकी एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मिलाकर एक उस वृत्त की त्रिज्या बनानी है जिनका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़कर इसके क्षेत्रफल में से इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो आपको सिर्फ त्रिज्या से मतलब है, ठीक है। अब देखिए जो इसका पाई है और इसका पाई है और तीसरे वृत्त का पाई है वो तो बराबर रहेगा, तो पाई से हमें मतलब नहीं है। अब इसकी त्रिज्या का वर्ग, तो आपको आर बराबर याद रखना है बस, पहली त्रिज्या का वर्ग प्लस दूसरी त्रिज्या, R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग, ठीक है। आपके पास तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, R3 आ जाएगी आपके पास। R1 आपके पास 8 है, 8 का वर्ग कितना हुआ? 64। R2 आपके पास 6 है, 6 का वर्ग कितना है? 36। 64 और 36 कितने होते हैं? 100। 100 का वर्गमूल 10, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 10 सेंटीमीटर है, ये रहा, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? बस आपने क्या करना है, त्रिज्याओं के वर्ग को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। अब आ जाइए आप 32वें सवाल पर। देखिए 32 में क्या बोल रहा है ये, यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वर्त की त्रिज्या, इसमें भी वर्त की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, लेकिन एक तरफ आपसे वर्त का परिमाप पूछ रहा है और एक तरफ आपको क्षेत्रफल, दोनों बराबर दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि पाई आर जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए अगर आपको समझ आ रहा है तो ये पाई आर और ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर से पाई आर कट गया, आपके पास इधर आर बचा, सिर्फ इधर आर, इधर 2, 2 बराबर आर, तो आर ही तो निकालना है त्रिज्या। देखिए इसमें 2 कहीं है क्या? 2 मात्रक शुरू में ही है। समझ में आया ना? सिंपल है, बस परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है और आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। मान कुछ रखना ही नहीं है, पाई आर से पाई आर कट गया, एक आर बचा आपके पास, आर बराबर 2, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन नंबर आप पे आ जाइए। 33 में क्या बोल रहा है कि त्रिज्या आर वाले वर्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। देखो जब आपके पास त्रिज्या पता हो और जब आपको त्रिज्या पता हो और कोण पता है तो सीधा सा फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर ये बच्चों के फॉर्मूला याद है तो आप उत्तर में जाइए, उत्तर में देखिए कहाँ पे थीटा बटे 360 है। अब थीटा के स्थान पर क्या है? यहाँ पे P, और यहाँ पे 360 ही रहेगा और यहाँ पे गुना पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ इसमें देखनी है। देखिए सबसे पहली बात तो आर स्क्वायर होता है, इसमें आर स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें आर स्क्वायर इसको 360 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आर स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है लास्ट, अब ये तो है ही क्योंकि 4 में से एक तो सही है आपका, तो आप आँख बंद करके इसको टिक लगा दीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे क्या है, पी हमारा है, पी मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर भी है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर भी है, लेकिन ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 720 है, तो हमारे पास ना 2 है ना 720 है। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना की हुई है, ठीक है। अब 2 से ऊपर गुना की है तो क्या हुआ, P गुना ये जो 2 की गुना इसमें कर दी इसने 2 पाई आर स्क्वायर बटे जो नीचे गुना की हुई है वो 360 में 720, तो ये चीज़ हमारी सेम है, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए अब आपके पास प्रश्न आता है 34। देखिए 34 प्रश्न में क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले का आयतन क्या होगा। मतलब आपको त्रिज्या दी हुई है और आपसे इसका आयतन पूछा हुआ है, तो आपको गोले का आयतन याद होना चाहिए 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, ये इसका। अब देखिए अगर आप इसमें 4/3 पाई आर की क्यूब इसमें मान रखकर आप इसको हल करेंगे तो ये टाइम लेगा आपसे, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ ये वही 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको हल करना है। तो 30 सेकंड के अंदर इसको हल करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमें 4.2 दिया हुआ है। अभी तो मैं आपको समझाता हूँ लेकिन आपके एकदम समझ में आ जाएगा वहाँ पे। देखिए ध्यान से, हमें 4/3 गुना पाई गुना आर के स्थान पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। आर बराबर क्या दिया हुआ है हमें, आर बराबर हमें दिया हुआ है 4.2। अब हम आर के स्थान पर 4.2 रख देंगे, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। अब आप इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके पास है ही नहीं। तो अब इस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि आपके सामने उत्तर है, आपको उत्तर तो दिया, कैलकुलेशन तो उसने खुद करके दी हुई है आपको। उसने बोल रखा है कि 98,784 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। ये है या नहीं है? देखो अब यही संख्या हर जगह यही संख्या सेम है और पाई भी सबके साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि पाई भी है और इन सब की कैलकुलेशन 98,784 आएगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ पॉइंट का देखना है हमें, फ़र्क कितना है, पॉइंट का। अब इसका पॉइंट देखने के लिए हमें क्या करना है, छोटी सी ट्रिक है, 1 2 3, मतलब
3 डिजिट के बाद, जिस आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है वो हमारा आंसर है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद है ये नहीं है, 1 2 3, 3 के बाद है ये है, एक ये 2 के बाद है, इसमें है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक है। कितना टाइम लगा आपको? मात्र, अगर आपसे आता, आपको पता है कि भाई इसका जो फॉर्मूला है वो पाई आर के क्यूब होता है, मतलब हमें त्रिज्या की 3 बार गुना करनी है। 3 बार गुना करने पर क्या आएगा? 3 पॉइंट बाद दशमलव आएगी, तो जिस भी आंसर में 3 पॉइंट बाद दशमलव है आपका वो आंसर सही है। तो कितना टाइम लगेगा इसे सोचने में? मुश्किल से 20 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 है, AP 10 7 4 डैश का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये जिसको AP के रूल पता है। ठीक है, आपको AP दी हुई है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी में से ये क्वेश्चन है, तो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है 10 7 4 डैश, इसमें आपको 30वां पद निकालना है, 30वां पद बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो देखिए इसमें प्रथम पद A बराबर आपको 10 दिया हुआ है, और D बराबर आपको 7 में से 10 घटाने हैं हमको, तो 7 में से 10 जाके माइनस के 3 बचेगा आपके पास। अब आप इसको 30वां पद आपके पास इसमें निकालना है, तो आपको A30 या T30 निकालना है। T30 बराबर, देखिए A बराबर आपके पास 10 है, फॉर्मूला याद होगा ना आपका, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे T30 निकालना है आपको, यहाँ पे n आ जाएगा Tn। अब फिर उसके बाद n की जगह 30वां पद, तो ये हुआ A बराबर आपके पास क्या है? 10 प्लस n की जगह आपके पास क्या है? 30 माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास है माइनस के 3। 10 प्लस 30 में से गया 29 गुना माइनस के 3, 10। अब प्लस माइनस, माइनस 29 दिया 87, 10 में से 87 गई माइनस के 77। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ध्यान देना है कि अगर ये, इसमें भी वैसे टाइम नहीं लगा है, फॉर्मूले में रखा और हमने फटाफट किया और हमने इसका आंसर बना। अब अगर हमें देखना है कि इसका आंसर सही है या गलत है, तो आपने याद रखना है, अगर हमारा डी सार्वंतर, अगर हमारा डी जो सार्वंतर होता है, अगर वो प्लस का आएगा तो हमारा आंसर प्लस का आएगा, और अगर हमारा डी माइनस का आएगा तो हमारा आंसर माइनस का आएगा। अगर इस तरीके से है, प्लस का डी है, देखो जैसे यहाँ पे डी कैसे है आपका? माइनस का, तो आंसर कैसा आया है? माइनस का। तो ये आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है, प्लस का डी है तो प्लस का उत्तर आएगा, और माइनस का डी है तो माइनस का उत्तर आएगा। ठीक है, अब आपको शॉर्ट ट्रिक समझ, देखिए इसमें माइनस के 77 है, शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि इनमें जो डिफरेंस है वो -3 का है, तो ये तो उत्तर होना ही नहीं है, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो हमारा तो उत्तर माइनस का आएगा। अब माइनस में क्या है? माइनस के 87 और माइनस के 77 है। अब आप देखिए जो हमें संख्या दी हुई है, ये सभी संख्याएं, हमारा सार्वंतर क्या है? 3, तो ये संख्याएं 3 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं कट रही हैं। तो आपने देखना है कि इन दोनों संख्या, अब उत्तर क्या है? या तो ये है या ये है। ठीक है, उत्तर हमारा या ये है या ये है। अब हमें देखना है कि जो हमारे संख्या दी हुई है, पद दिए हुए हैं, वो 3 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो हमारा इस AP का कोई भी पद 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इनमें दोनों में से हम ये देख लेंगे 3 से विभाजित कौन सा नहीं है। तो 3 से विभाजित ये ही नहीं है, ये तो 3 से विभाजित है। ठीक है, 77 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 से विभाजित है, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6 और 3 हम 27, तो 29 या 87 होते हैं, तो ये 3 से विभाजित है, ये नहीं है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आसान है, फॉर्मूला लगाओ, फटाफट कीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि अगर माइनस का डी है तो माइनस का उत्तर आएगा, प्लस का डी है तो प्लस का उत्तर आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल, सेकंड पोर्शन आपने खुद करना है, वैसे ये मैंने आपको पहले कराया हुआ है। अब देखिए आप 36 में बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए एक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप में होगा? m के रूप में होगा, 2m के रूप में होगा, 2m + 1 के रूप में होगा, या m + 1 के रूप में होगा। देखिए अगर आप m के स्थान पर कोई भी, अब इसने कहा है कि कोई भी पूर्णांक एक धन पूर्णांक के रूप में किस प्रकार हो सकता है? m के रूप में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक उसने कहा है कि हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सभी पूर्णांक हम उसमें धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं।
तो अगर हमने 1 रखा तो हमारे पास 1 आया, तो ये तो मान्य नहीं है। अब दूसरा दिया हुआ है 2m, तो m के स्थान पर अगर आप 1 रखते हैं तो 2 आता है, m के स्थान पर अगर 2 रखते हैं तो 4 आता है, m के स्थान पर अगर आप 3 रखते हैं तो 6 आता है। तो हर कंडीशन में m का मान आप कुछ भी रख दें, हर कंडीशन में एक धनात्मक संपूर्णांक किस रूप में आ रहा है, 2m के रूप में। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 37 है, यदि x² -1/16 बराबर 0 हो तो x का मान बताना है। देखिए वैसे सिंपल है क्वेश्चन ये, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक। x² -1/16 बराबर आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो x² बराबर ये माइनस का 1/16 है, इस साइड ले जाइए इसको, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/16। अगर हमें किसी का स्क्वायर हटाना है तो ये इधर रूट में चला जाता है। ठीक है, ये तो बात पता है ना आपको। x बराबर जब हमें किसी का रूट हटाना होता है तो प्लस माइनस इनका वर्गमूल कर दीजिए, 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये आपका x का मान है, देखिए आंसर बी। ठीक है, प्लस माइनस 1/4। वैसे डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है, तो आपने क्या करना है बस प्लस माइनस जो भी देखना है 1/4 इसमें कहीं है तो टिक लगा देना। जैसे आपके पास है इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड में क्या है कि 1/x² + 3 बराबर 1/12 दिया हुआ है, तो x का मान, इसमें भी आपको x का मान बताना है। तो आपको ध्यान देना है कि ये 1 के बराबर 1 दिया हुआ है इसने, और इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो आप इसके बराबर इसको रख लीजिए बस। देखिए सेकंड में क्या करना है आपने, सेकंड में आपको x² + 3 बराबर 12 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है x² बराबर 12, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x² बराबर 12 में से 3 गए 9, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर हटा देंगे और इधर नो रूट लगा देंगे। x बराबर +-3, देखो ये रहा डी। ठीक है, समझ में आया। चलिए प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ये पूछ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है। देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अपना सांख्यिकी का, उसमें क्या होता है कि आपको जो आंकड़े दिए होते हैं, किसी भी चीज़ के आंकड़े दिए होते हैं, उसका आपसे माध्य पूछ सकता है, बहुलक पूछ सकता है, माध्यिका पूछ सकता है। ठीक है, तो उनका जो प्रवृत्ति है वो माध्य से ज्ञात की जा सकती है, बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, उनका माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, मानक विचलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर है आपके पास 39। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण क्या होगा, आपसे बड़ा कोण पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए जब आप पूरक कोण मान लीजिए, माना दो संपूरक कोण x + 18 है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, ये दो संपूरक कोण मान लिए। अब दो संपूरक कोणों की पहचान क्या होती है, उनका योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। तो x और x 2x बराबर 180 डिग्री, ये जो 18 है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 180 में से 18 जाकर 162 बचते हैं, और 2 से 162 81 बार करते हैं। ठीक है, x का मान, छोटा कोण x का मान आ चुका है। अब ये छोटा कोण और ये बड़ा कोण है, क्योंकि बड़ा कोण उससे 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ दीजिए। तो 18 जोड़ कर क्या आएगा, देखो 1 और 8 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री। बड़ा कोण क्या हुआ 99 डिग्री, इसमें आपको आंसर ये। ठीक है, 40 में बोल रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्रथम 10, देखिए आपने ध्यान देना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले आपने ध्यान देना है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले एक तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है। ठीक है, और परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या की, एक और अपने आप से भी कटनी चाहिए, 1 से भी कटनी चाहिए, और किसी तीसरी संख्या से, मतलब वो संख्या 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक सिर्फ 1 से कटता है तो किसी दूसरी संख्या से इसको ये नहीं कटता,
तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 देखिए आप, 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है। तो परिभाषा में क्या है, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, 2 संख्याओं से कटना चाहिए वो। तो 2 से कटा और 1 से कटा, तो 2 संख्याओं से कटा, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, 4 2 गुना, देखो 2 किसी 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो ये कितनी संख्याओं से कट चुका है, 3 से। तो तीसरी संख्या से वो नहीं कटना चाहिए। 4 से 1 से तो कटता ही है, तो 2 से भी कटता है। तो ये अभाज्य संख्या आपको पता चला हुआ। तो आई होप आपको पता चला होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। क्लियर है? तो चलिए, अब आपको ध्यान देना है, आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अब आपको गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा देना है। आपको पता है माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान, और सारे के बटे क्या होता है, 2। ये फॉर्मूला आपको माध्यिका का याद होना चाहिए। आप n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है आपके पास, 10। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा, पद लिखने की जरूरत नहीं है आपने। अगर आपसे पूछ रहा है 10, तो 10/2, 10/2 का मतलब क्या है, 10/2 का मतलब है 5, 5वां पद और छठा पद। यहाँ पे 5वां पद और यहाँ पे छठा पद। अब अगर अभाज्य संख्याओं का 5वां और छठा पद आपको निकालना है, तो याद रखना है आपको, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। 5वां पद कौन सा निकालना है आपने, 5वां पद और 6वां पद बटे 2। 5वां पद क्या है, ध्यान दीजिए, आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये लिखना नहीं वहाँ पे, आपने मन ही मन में 5 दूनी 10। अब 10 के आगे, 10 के बाद जो भी अभाज्य संख्या पड़ती है वो लिख दीजिए। 10 के बाद, 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 10 तो 2 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 10 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की पहचान मैंने आपको क्या बताई है कि वो 1 से कटनी चाहिए, अपने आप से कटनी चाहिए, तीसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो 11 एक ऐसी संख्या है 10 के बाद जो अपने आप से कटती है और 1 से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती। तो आपने लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन है ना आपके पास, लिखने की जरूरत नहीं है, आपने तो टिक मार्क करना है बस। 11वां मतलब 5वां पद 11 होता है, प्लस छठा पद 6 दूनी 12, 12 के बाद 13 आता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 11 और 13 24, तो ये आपका माध्यिका आ चुकी है 12। अब इसमें आपको देखना है कि 12 कहाँ पे है। देखिए 11 12 13 15, तो 12 आपका आंसर सही है। समझ में आया ना? तो ये 40% आपके पहले 20% पहली वीडियो में है, ये 20% लास्ट के इसमें है, और अगली वीडियो में आपके पास 20% और आ जाएंगे। इन 60% में से आप 20 के 20 नंबर अपने पक्के समझना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज मैथ की मिल सके और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको मिल सके। आपको इस चैनल पर फॉर्मूले किस प्रकार याद करते हैं वो भी ट्रिक आपको बताई जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि 10th क्लास के बच्चे मैथ के पेपर में अपना पूरा फोकस लगा के आएँ, अपना कॉन्फिडेंस बना के जाएँ। ठीक है, थैंक यू।